सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा इस विषय पर बात करने जा रहा हूं और ये जानते हुए इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि इसमें मैं आपको कोई बहुत नया नहीं देने की स्थिति में हूं, क्योंकि यह विषय ऐसा है जिसकी तैयारी आप पहले कर चुके होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का विषय है, बकायदे आर्टिकल 19 का विषय है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल है। आपको बहुत अच्छे से यह याद भी होगा, और चूंकि यह विषय लगातार चर्चा में रहता है, अखबारों में इस पर लेख लिखे जाते हैं, एडिटोरियल कमेंट्स आते हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ी और नई बात मैं आप सबसे नहीं कहने और करने जा रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं इस विषय पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जो फैसला दिया है, मुझे वो बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है, और उसके माध्यम से मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो दूसरे आयाम है, जो अदर डायमेंशंस है, उनसे आपको परिचित कराना चाहता हूँ। देखिए, हुआ क्या था? हुआ ये था कि भारत सरकार का एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जब हम प्रेस कहते हैं तो सीधी सी बात है कि उस प्रेस के अंतर्गत ढेर सारे अभिव्यक्ति के क्षेत्र आ जाते हैं, आप जानते हैं, राइट। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक यूनिट बनाई, और उस यूनिट का नाम था ऑनलाइन कंटेंट फैक्ट चेक यूनिट, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑनलाइन कंटेंट फैक्ट चेक यूनिट। आप समझ गए होंगे कि इसका क्या उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि जो ऑनलाइन जो खबरें आती हैं, सूचनाएं आती हैं, उनके कंटेंट जो होते हैं, यानी कि जो सूचनाएं हैं, उनके फैक्ट को वो चेक कर सके कि ये जो फैक्ट है ये सही है या गलत है या अफवाह है या क्या है। उन फैक्ट्स को चेक कर सके, राइट। जब भारत सरकार ने इसकी घोषणा की, इसकी तैयारियां होने लगी, तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है, एडिटर गिल्ड आप जानते हैं, एडिटर्स गिल्ड यानी कि जो संपादक है, संपादकों का एक आप कह लीजिए कि यूनियन है, अखबारों के संपादकों का यूनियन है, उसने बकायदे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। किस मौलिक अधिकार का? आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और सीधे सीधे इसे उन्होंने सेंसरशिप कहा। सेंसरशिप इस मायने में कि इसके माध्यम से सरकार हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलना चाहती है, राइट। घटना क्या हुई? सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद सीधे सीधे कोर्ट ने कह दिया कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के विरुद्ध है, और उसे खत्म कर दिया कि नहीं, सरकार इस तरह की यूनिट शुरू नहीं कर सकती। अब हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और इसके माध्यम से और दूसरी चीजें देखेंगे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही जुड़ी हुई है। देखिए, होता क्या है कि उद्देश्य बहुत अच्छे होते हैं। आप देख रहे हैं कि जो फैक्ट जिस तरह के आने लगे हैं, उनको लेकर के लोग कितने परेशान हैं। और यहां तक कि अब तो जो चुनाव होते हैं, अब अमेरिका जैसे देशों के चुनाव, उसमें भी जो ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तो आप कुछ का कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उनकी आवाज ले सकते हैं और कुछ भी उसमें कहला सकते हैं, और कह सकते हैं कि आप इस नेता ने कहा है। उसके चित्र भी आप ले सकते हैं, उसको बोलते हुए भी दिखा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, और यदि विरोधी पार्टियां, राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे, तो फिर चुनाव रह क्या जाएगा। देखिए, अमेरिका में जो पिछले चुनाव हुए हैं, उसमें सीधे सीधे ये देखने में आया है कि किस तरह से सोशल मीडिया ने, या जिसे कह लीजिए फेक न्यूज ने, कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तो अगर फेक न्यूज रोल प्ले करने लगे और चुनाव को प्रभावित करने लगे, तो फिर डेमोक्रेसी रहेगी कैसे? तो आप इसकी संवेदनशीलता को तो समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चुनाव आयोग है, उसको जिम्मेदारी क्या दी गई है? चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए ना। तो जब सूचनाएं ही लोगों तक सही नहीं पहुंच पाएंगी, तो जो मतदाता है वो कैसे निर्णय लेगा कि वो किसे वोट दे? इसीलिए आपने और भी अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ी होंगी कि जो गूगल है और जो इस तरह के सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, जो मालिक है, उनसे कहा गया है कि आप इसे नियंत्रित कीजिए, और उन्होंने वायदा किया है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने ही लेवल पर फैक्ट चेक करने के लिए अपॉइंटमेंट्स कर दिए हैं, और बहुत से देशों ने तो इस स्थिति को देखते हुए अपने यहाँ बहुत से प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। गलत सूचनाएं देने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म पर जुर्माना भी लगाया गया, उन्हें दंडित किया गया है। तो ये सारी स्थितियां थी। इन सारी स्थितियों के संदर्भ में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि भाई एक यूनिट बना देते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत, तो वो इसे देखेगी।
लेकिन फिर बाद में होता क्या है? बाद में होता यह है कि यही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेंसरशिप का रूप ले लेती। सेंसरशिप का मतलब है कि किसी भी न्यूज को पब्लिक बनाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। सरकार उसे देखेगी कि ये न्यूज पब्लिक में जाने लायक है या नहीं। ये जो सेंसरशिप शब्द है दोस्तों, ये जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस समय एक एक व्यक्ति की जुबान पर था। और उसका कारण ये था कि अखबार वालों को अपना पूरा का पूरा अखबार पहले सरकार को दिखाना पड़ता था। सरकार के ऑफिसर्स थे, उन्हें देखते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये न्यूज सही है या गलत है। उस समय सही और गलत न्यूज का संकट इतना ज्यादा नहीं था। वो ये देखते थे कि ये न्यूज सरकार के पक्ष में है या नहीं। इसी बात से अभी एडिटर्स गिल्ड डर रहा है कि इस फेक न्यूज को चेक करने की आड़ में कहीं सरकार बकायदे न्यूज को सप्रेस न करने लगे। अगर ऐसा होने लगा तो आपको नहीं लगता कि ये सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आजादी का ही हनन है? फिर आप अपनी तरफ से जरा सा सोच करके देखिए कि यदि किसी भी डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप कुचल देते हैं या दुष्प्रभावित करते हैं या नियंत्रण में ले लेते हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी रहेगी कैसे? डेमोक्रेसी का एक बहुत ही सामान्य सा अर्थ ये तो आप लगा ही सकते हैं। चुनाव होते हैं, चलिए चुनाव में हम यही मान लेते हैं कि दो ही पार्टियां, जैसे ब्रिटेन वगैरह में देखिए तो अक्सर आपको दो ही पार्टियां, कंजर्वेटिव और आपको लेबर पार्टी दिखाई देगी। चलिए हमारे यहाँ भी दो पार्टी है, दो तो है ना। उसमें से एक पार्टी सत्ता में होगी और दूसरा विपक्ष होगा। तो विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही है कि वो सरकार की नीतियों को देखे, समझे और जो उसे ठीक नहीं लग रही है उसकी वो आलोचना करे। विपक्ष आलोचना करेगा, वो राजनीतिक दल है, और साथ ही साथ हमारा जो प्रेस है, जो लोग हैं, उनको भी बोलने की आजादी है कि नहीं आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। और केवल जब हम कहते हैं बोलने की आजादी, तो ये नहीं कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिमांड भी हम रखते हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो सरकार उस हिसाब से फिर करती भी है। तो ये जो फीडबैक का जो सिस्टम है उसको चलाने वाला तो ये प्रेस ही है, मीडिया है। तो अगर उसी पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, जो भय यहाँ दिखाया जा रहा था, तो सीधी सी बात है कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि नहीं, हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इससे बाधित होगी और उसे खत्म कर दिया। दोस्तों, एक नाम आपने सुना होगा, दार्शनिक है वॉल्टेयर। इतिहास में जब आप फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कुछ नाम पढ़ने को मिलेंगे। रूसो जैसे एक दार्शनिक हुए, वॉल्टेयर दार्शनिक हुए। इस रूप में पढ़ने को मिलेंगे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि बनी थी, उस वैचारिक पृष्ठभूमि को बनाने का काम किया था वॉल्टेयर, रूसो जैसे दार्शनिकों ने। वॉल्टेयर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। और देखिए वॉल्टेयर का जो पीरियड है वो कौन सा है? 1649 उनका बर्थ ईयर है। सोच करके देखिए, 1649, और उनकी जब मृत्यु हुई वो वर्ष था 1722। चलिए हम 1700 के आसपास ले लेते हैं। तो आज से लगभग 325 साल पहले अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में वॉल्टेयर क्या कहते हैं? और मुझे लगता है कि ये आपको नोट भी कर लेना चाहिए, ऐसे राइटिंग वगैरह में आपके बहुत काम आ सकता है। हालांकि बहुत वेल नोन कोटेशन है, ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको नई खोज प्रदान कर रहा हूं। वॉल्टेयर ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बात से सहमत रहूं, जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बात से सहमत रहूं, लेकिन मैं मरते दम तक आपके अधिकार की रक्षा करूंगा। लेकिन मैं मरते दम तक आपके अधिकार की रक्षा करूंगा। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी ही होनी चाहिए, लाख असहमति के बावजूद। अब देखिए, जब हम सहमति और असहमति की बात करते हैं, खासकर व्यावहारिक स्तर पर, तो यह बेसिकली तंत्र की बात हो जाती है कि किसी भी देश में एक सत्ता पक्ष है और जो दूसरा पक्ष है उसमें विपक्षी राजनीतिक दल है और पब्लिक है, प्रेस है, सब कुछ है, राइट? तो दो पक्ष हो जाते हैं। तो अब जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा का जो दायित्व है वो किस पर है? सरकार पर है कि वो हमें आजादी दे। और यदि सरकार उसे कुचलने की कोशिश करती है तो सीधी सी बात है कि फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे स्थान दिखाई देते हैं जहां हम गुहार लगा सके, और एडिटर्स गिल्ड ने यही किया है। दोस्तों, जब आप पूरे के पूरे मीडिया की दुनिया को आप देखेंगे तो वहां आपको दो तरह के मीडिया दिखाई देंगे बेसिकली। एक वह मीडिया जो सरकार के हाथों में है, सरकार को भी अपनी बात रखने का हक है, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक मीडिया, या इसे हम कह सकते हैं ऑफिशियल मीडिया। ये सरकार का मीडिया। आप देखिए कि आकाशवाणी है, दूरदर्शन, डीडी चैनल भी है। सरकार भी अपने ढंग से अपनी बातें रखती है। आप जो कुरुक्षेत्र और जो योजना पत्रिका पढ़ते हैं वो भी सरकारी मीडिया के हिस्से हैं, जिसके जरिए सरकार अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाती है, अपनी नीतियों से अवगत कराती है। तो वो अपने ढंग से वो करती है, ये उसका हक है कि वो अपनी बात पहुंचाए।
जो दूसरा पक्ष है उसे हम फिर कहते हैं प्राइवेट मीडिया। ये प्राइवेट लोगों के हाथ में है। ओटीटी आप देखते हैं, जो दूसरे न्यूज चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, ये सब के सब प्राइवेट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जो सेंसरशिप की बात की जा रही थी, ये इनफैक्ट इस प्राइवेट मीडिया के बारे में ही बात की जा रही थी। इस बीच में एक और नया शब्द चला है जो खूब पॉपुलर हो रहा है, आपने सुना होगा, गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया क्या है? ये नया शब्द है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया, यहाँ गोदी का मतलब है सरकार की गोद में बैठ जाने वाला मीडिया, यानी कि एक ऐसा मीडिया जो सरकार के पक्ष में है, तो वो प्राइवेट, लेकिन वो सरकार की बातें करता है। सरकार जैसा चाहती है वैसा बोलता है, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलता है, सरकार के पक्ष में बातें करता है, या यूं कह लीजिए कि सरकार से डरा हुआ मीडिया। ये आजकल गोदी मीडिया शब्द काफी प्रचलन में आ गया है। तो दोस्तों, ये जो गोदी मीडिया है, ये बेसिकली सरकार से डरता क्यों है? इसके 2-3 कारण है, ये आपको जानने ही चाहिए। नंबर 1, क्योंकि आजकल जो मीडिया है, आप देखिए कि वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। बड़े बड़े पूंजी, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा धन लगता है। और ये जो मीडिया वाले पूंजीपति हैं, ऐसा नहीं कि केवल मीडिया का ही काम कर रहे हैं, इनके दूसरे और भी बहुत से इंडस्ट्री और व्यापार होते हैं। उन्हें यह लगता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे, सरकार का विरोध करेंगे, तो हमारे दूसरे हितों को नुकसान पहुंचेगा। एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि इन्हें सरवाइव करने के लिए विज्ञापनों की बहुत जरूरत होती है। विज्ञापनों की जरूरत होती है, और विज्ञापन देने वाली जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो गवर्नमेंट है। अखबारों में आप देखेंगे कि सरकार की उपलब्धियों के फुल पेज एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो सीधी सी बात है कि अब विज्ञापन किसे दिया जाए, ये सरकार के अपने हाथ में है। तो जो सरकार का विरोध करेगा, सरकार उसे विज्ञापन नहीं देगी या कम विज्ञापन देगी, तो इस बात से भी वो डरते हैं, इस बात से भी उन्हें घबराहट होती है। और बहुत से मीडिया हाउस ने तो केवल इसलिए मीडिया खोल रखे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब हमारे पास ये अस्त्र आ जाएगा तो हमारे जो दूसरे इंडस्ट्री के वो सर्व होते रहेंगे, यानी कि मीडिया की ताकत का हम इस्तेमाल करते हुए अपने दूसरे हितों की पूर्ति करते रहेंगे। तो ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से ये जो हमारे प्राइवेट मीडिया है वो सरकार के पक्ष में ज्यादा जाते हुए दिखाई देते हैं। और डेफिनेटली जब आप सरकार के विरोध में खड़े होंगे तो आपको उसका कुछ न कुछ खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे जिस रूप में भी भुगतना पड़े। तो यहाँ मैंने आपको बहुत ही सिंपल सी बातें बताई हैं, लेकिन ये सब बहुत ही जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, तभी आप मीडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, इन सब की सटीक एनालिसिस कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही। आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।